दोस्तों, महाभारत की कहानी तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी। एक ऐसी कथा जिसमें दुख, सुख, त्याग, शक्ति और अंत में विजय की गहराई से झलक मिलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर यही महाभारत की कहानी आज के युग में दोबारा घटने लगे तो क्या होगा? अगर वही किरदार इस आधुनिक दुनिया के सामने आए तो कहानी कैसी होगी? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई है एक दमदार मर्डर मिस्ट्री सीरीज महाभारत मर्डर्स। इस सीरीज में आपको महाभारत के सभी अहम किरदार नए रूप में देखने को मिलेंगे और साथ ही ऐसा सस्पेंस जो आपको एक पल के लिए भी हिलने नहीं देगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत एक गांव के मंच पर हो रहे महाभारत के नाटक से होती है। समय होता है 1992 का और पूरा गांव मिलकर ये नाटक देख रहा होता है। नाटक के एक खास सीन में भीम दुशासन का सीना चीरकर उसका खून पीता है, लेकिन इस बार गलती से नकली खून लाना भूल गया होता है। इसलिए एक आदमी पीछे से दौड़कर मंच पर आता है और भीम को खून का कटोरा थमाता है। ये देखकर दर्शक हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है, मगर तभी सीन के अनुसार भीम खून पीते ही अचानक जोर जोर से खांसने लगता है और कुछ ही पलों में मंच पर ही उसकी मौत हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन मंच के पीछे जो लड़का दुर्योधन बना हुआ होता है, वो इस सब के बीच खड़ा होकर उस मरे हुए भीम को देखकर हंसने लगता है। अब कहानी एकदम से वर्तमान में आ जाती है और हमें आईपीएस ऑफिसर रुखसाना अहमद से मिलवाया जाता है। रुखसाना खुद बताती है कि वो एक मुस्लिम मोहल्ले में पैदा हुई एक मुस्लिम परिवार की लड़की है, लेकिन इसके बावजूद उसे महाभारत से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे कि महाभारत कोई आम धार्मिक किताब नहीं है, ये इंसान की कहानी है। इसमें इंसान के हर रंग भरे हुए हैं, चाहे वो हंसी हो, गुस्सा हो, दुख हो, बदला हो या फिर प्यार, हर भावना इसमें दिखाई देती है। इसी वजह से महाभारत कभी पुराना नहीं होता। अब जो कहानी हमारे सामने खुलने वाली है, उसकी शुरुआत तो कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन रुखसाना अहमद का इस कहानी से नाता सिर्फ 4 महीने पहले से जुड़ा होता है। अब सीन 4 महीने पीछे जाता है, जहाँ एक बड़े से अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक लड़की देविका लाहिड़ी की लाश पड़ी होती है। उसका शरीर जांघ से 2 टुकड़ों में बुरी तरह से कटा होता है, चारों तरफ खून फैला होता है और उसकी लाश के पास दीवार पर पोस्टर भी लगे होते हैं। एक पोस्टर में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे पवित्र चटर्जी का प्रचार दिख रहा होता है और दूसरा पोस्टर महाभारत के उस सीन का होता है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। अब इस केस की जांच आईपीएस रुखसाना अहमद ही कर रही होती हैं और उनके साथ उनका सहयोगी सिद्धार्थ भी होता है। तभी फॉरेंसिक ऑफिसर विजय बताता है कि पीड़िता को मारने से पहले उसके गले में कोई चीज डालकर उसे कोमा में भेजा गया था, लेकिन गला इस तरह से दबाया गया कि वो कोमा में तो चली जाए पर उसके शरीर की संवेदनाएं बनी रहें, ताकि जब उसे बाद में काटा जाए तो वो सारा दर्द महसूस कर सके। ये सुनकर रुखसाना भी चौंक जाती है। फिर वो पूरे फ्लैट की तलाशी लेती है। वहीं लिविंग रूम में एक लड़की बैठी होती है, उसका नाम तानिया होता है, जो देविका की रूममेट थी। उसी ने सबसे पहले पुलिस को फोन किया था। रुखसाना जब तानिया के कमरे की अलमारी की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ से एक महंगा हीरे का हार मिलता है और साथ में उसका बिल भी होता है। तभी पुलिस कमिश्नर रुखसाना को फोन करते हैं और केस के बारे में जानकारी मांगते हैं। रुखसाना बताती है कि फिलहाल तो ऐसा लगता है कि देविका लाहिड़ी कोई मामूली मॉडल थी, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि उसके कमरे में 2 अजीब पोस्टर लगे हुए हैं। एक राजनीति से जुड़ा है और दूसरा महाभारत के चीरहरण वाला। और उस सीन से ऐसा लग रहा है जैसे कातिल कोई संदेश देना चाहता हो, मगर वो क्या कहना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा। कमिश्नर तुरंत कहते हैं कि चूंकि पवित्र चटर्जी इस बार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो मीडिया को उनके पोस्टर वाली बात किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बवाल मच जाएगा। इसके बाद रुखसाना और सिद्धार्थ तानिया से पूछताछ करते हैं। तानिया बताती है कि वो पिछली रात अपने दोस्त विकी पटेल के घर पर थी और जब वो सुबह लौटी तो उसने देविका की ये हालत देखी और तुरंत पुलिस को बुलाया। फिर रुखसाना तानिया से देविका के करियर के बारे में पूछती है। तानिया जवाब देती है कि उसका करियर कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस जैसे तैसे चल रहा था। तब रुखसाना तानिया की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा करियर भी कोई खास नहीं है और तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बताई गई है, फिर भी तुम इतने महंगे अपार्टमेंट में कैसे रह रही हो? और ये हीरे का हार ये कहाँ से आया? तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल तो तुम्हारी कंडीशन से मेल ही नहीं खा रही। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ये बात सामने आती है कि तानिया और देविका दोनों ही अश्लील फिल्मों में काम करती थी और वही पैसा उन्हें ये आलीशान जीवन जीने की सुविधा दे रहा था। अब रुखसाना तानिया से कहती है कि उसकी अलमारी से जो हीरे का हार मिला है उसका बिल देविका लाहिड़ी के नाम पर है। ये सुनकर सिद्धार्थ सीधा सवाल करता है
कि तानिया ने यह हार कब लिया था, देविका की हत्या से पहले या उसके बाद। उनकी बात सुनते ही तानिया थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि देविका ने उससे काफी सारे पैसे उधार लिए थे और वो हार उसके पास गिरवी रखा था, इसलिए वो हार उसकी अलमारी में रखा था। इसके बाद रुखसाना और सिद्धार्थ तानिया के उस दोस्त विक्की पटेल के घर जाते हैं जहां हत्या की रात तानिया ठहरी थी। विक्की का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, उसके हाव भाव थोड़े अजीब और शक करने वाले होते हैं। विक्की बताता है कि वो अश्लील फिल्में बनाता है और इसी काम के दौरान उनकी मुलाकात देविका और तानिया से हुई थी। विक्की साफ कहता है कि तानिया में ज्यादा टैलेंट नहीं था, असली स्टार तो देविका ही थी। अब सीन बदलता है और हमें एक ऐसा आदमी दिखाया जाता है जो लंगड़ाता हुआ चल रहा होता है। उसका चेहरा हमें नहीं दिखता, लेकिन उसकी बातें सुनकर साफ समझ में आता है कि वो खुद को महाभारत का शकुनी मानता है। वो बार बार एक ही बात दोहराता है, अगर तुम हालात को अपने पक्ष में नहीं ला सकते तो उसे दुश्मन के खिलाफ कर दो। उस आदमी की दीवार पर वही द्रौपदी वाली कॉमिक स्ट्रिप चिपकी होती है जो देविका के कमरे में मिली थी। साथ ही वहाँ देविका की तस्वीर, महाभारत के कुछ चित्र और एक और आदमी की फोटो लगी होती है जिस पर उसने लाल रंग से क्रॉस का निशान बना रखा होता है। अब कहानी में वो आदमी आता है जिसकी तस्वीर पर उस शकुनी जैसे आदमी ने निशान बनाया था। उसका नाम है प्रकाश शर्मा। प्रकाश शराब और नशे का बुरी तरह से आदी होता है। वो तानिया को फोन करता है और कहता है वो अगले दिन उससे मिलने आएगा। तानिया जवाब देती है कि इन दिनों उसका मन ठीक नहीं है, उसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। मगर प्रकाश उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसकी इस बातचीत का मतलब हमें आगे समझ में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकाश के चैम्बर में दाखिल होता है। अब सीन 1994 में चला जाता है जब रुखसाना बहुत छोटी थी। उसके पिता ने उसे एक कॉमिक बुक गिफ्ट में दी थी जो महाभारत पर आधारित थी। यही किताब उसके मन में महाभारत के लिए एक खास जगह बना देती है। इसके बाद कहानी सीधे 2019 में पहुंचती है। तब रुखसाना की शादी हो चुकी थी। एक दिन ड्यूटी से लौटकर वो खुशी खुशी घर में आती है, लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि अंदर से एक लड़की कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकल रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है और तुरंत अपने पति जावेद से पूछती है कि ये सब क्या है। मगर जावेद को कोई शर्म या पछतावा नहीं होता, उल्टा वो रुखसाना से बहस करने लगता है। रुखसाना को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो जावेद को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। जावेद गुस्से में घर से बाहर निकलता है और जाते जाते एक बैग उठाकर सड़क पर बहते गंदे पानी में फेंक देता है। वो बैग रुखसाना के पिता का था जिसमें उसने अपनी सारी यादें संभाल कर रखी थी। उसी बैग में उसके पिता की दी हुई महाभारत की कॉमिक बुक भी थी, बचपन की बनाई तस्वीरें थी और वो सब कुछ था जिसमें रुखसाना अपने पिता को महसूस करती थी। रुखसाना रोते हुए दौड़ती है उस बैग को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बैग गंदे पानी में भीग चुका होता है और उसके अंदर रखे सारे कागज और यादें कीचड़ में बिखर चुकी होती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। सिद्धार्थ रुखसाना को फोन करता है और बताता है कि देविका की तरह एक और हत्या हो गई है। इस बार मरने वाला वाइकॉन इंडस्ट्रीज का सीईओ प्रकाश शर्मा है। उसकी पीठ में कई सारी सुइयां चुभोकर उसे मारा गया है, लेकिन इससे पहले उसे भी देविका की तरह कोमा में भेजा गया था और उसके शव के पास भी पवित्र बाबू का प्रचार पोस्टर और महाभारत के सहदेव की कॉमिक स्ट्रिप मिली है। रुखसाना और सिद्धार्थ जब जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रकाश रात भर ऑफिस में ही काम करता था, लेकिन उसका ऑफिस बाहर से लॉक रहता था। सीसीटीवी हर रात 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाते थे और हत्या 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में हुई है। यानी हत्यारे को अच्छी तरह से पता था कि कैमरे कब बंद होते हैं। दूसरी ओर हम जावेद को देखते हैं जो एक बैग में पैसे भरकर किसी शम्स उद्दीन नाम के आदमी को देता है। ये पैसे चुनाव से जुड़े किसी काम के लिए दिए गए होते हैं। वहीं लगातार 2 हत्याओं के सीन से पवित्र चटर्जी का नाम जुड़ने पर रुखसाना सीपी से परमिशन मांगती है कि उसे पवित्र बाबू से पूछताछ करनी है। अब सीन पवित्र चटर्जी के घर पर जाता है। वहाँ उनका एक पुराना नौकर अपनी बेटी की शादी के लिए 35,000 रुपए चुरा लेता है, लेकिन जब पवित्र को ये बात पता चलती है तो वो न सिर्फ उसे माफ कर देते हैं बल्कि उसकी बेटी की पूरी शादी का खर्च उठाने का भी वादा करते हैं। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाभारत के श्लोक पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साफ समझ में आता है कि वो महाभारत को लेकर काफी भावुक है। उनके समाज में ईमानदारी और सत्यवादी छवि है। लोग उन्हें युधिष्ठिर कहकर बुलाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बीच में उनका साथी अबीर लाल उन्हें एक तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी फोटो दोनों मर्डर साइट्स पर मिली है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसने सब संभाल लिया है, बस अब जो वो कहे वैसा ही करना होगा। अबीर लाल की ये बातें पवित्र को अच्छी नहीं लगती, ये उनके चेहरे के हाव भाव से समझ में आता है। फिर एक बार और हम उस रहस्यमयी शकुनी जैसे व्यक्ति को सुनते हैं जो अब दुर्योधन के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि जितनी बार पांडव जन्म लेंगे उतनी ही बार नफरत से भरा दुर्योधन भी जन्म लेगा और वो हर बार बदला लेने आएगा।
अब रुखसाना अपने IT एक्सपर्ट जय से पूछती है कि प्रकाश शर्मा की कॉल डिटेल्स क्या कहती हैं। जय बताता है कि प्रकाश ने देविका, तानिया और पवित्र चटर्जी तीनों से कई बार बात की थी, यहाँ तक कि उसने हत्या से ठीक पहले तानिया को कॉल किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश के अकाउंट से पवित्र चटर्जी की पार्टी के फंड में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद रुखसाना और सिद्धार्थ पवित्र बाबू से मिलने पहुंचते हैं। उस वक्त अबीर लाल भी वहां होता है। रुखसाना पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन अबीर लाल कहता है उसे वहां होने से कोई दिक्कत नहीं। पवित्र भी कहता है कि अबीर लाल उसके पिता के जमाने से उनके साथ है। रुखसाना बताती है कि दोनों मर्डर प्लेसेस से पवित्र बाबू के प्रचार पोस्टर मिले हैं। पवित्र कहता है कि हाँ, ये बात वो जानता है। रुखसाना पूछती है कि क्या वो देविका और प्रकाश को जानता था। पवित्र जवाब देता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन प्रकाश शर्मा को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो उनकी पार्टी के लिए कई CSR प्रोग्राम करता था और अच्छा पैसा भी डोनेट करता था। सिद्धार्थ पवित्र से पूछता है कि हत्या वाली रात को वो कहाँ पर था, तो पवित्र पासपोर्ट दिखाता है और बताता है कि वो उन दिनों अमेरिका में था, लेकिन पासपोर्ट की तस्वीरें थोड़ी अलग लगती हैं। जब सिद्धार्थ ध्यान से देखता है तो पवित्र हंसते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे सारे ID कार्ड्स की तस्वीरें मुझसे मिलती ही नहीं। फिर अबीर लाल रुखसाना से कहता है कि आप लोग एक ईमानदार आदमी को सिर्फ इसीलिए संदिग्ध बना रहे हैं क्योंकि उसके पोस्टर मर्डर वाली साइट पर मिले हैं, लेकिन पवित्र खुद कहता है कि वो सच में एक संदिग्ध है क्योंकि उसके पोस्टर वहां मिले थे। रुखसाना कहती है कि वो सिर्फ उन पोस्टरों की मौजूदगी की वजह जानना चाहती है। पवित्र जवाब देता है कि शायद असली हत्यारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है, और फिर आगे कहता है कि सब लोग मुझे युधिष्ठिर कहते हैं और हत्याओं में हर बार महाभारत के किसी पात्र का जिक्र किया जा रहा है। शायद हत्यारा ये दिखाना चाहता है कि ये महाभारत मर्डर्स हैं। रुखसाना पवित्र को कॉमिक स्ट्रिप्स देविका और विक्की की तस्वीरें दिखाती है। देविका को देखकर पवित्र और अबीर लाल दोनों कहते हैं कि वो उसे नहीं पहचानते। जब उन्हें विक्की की तस्वीर दिखाई जाती है तो पवित्र कहता है कि ये तो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा है, और अबीर लाल बताता है कि पार्टी ने विक्की को एक बार कैंपेन का काम दिया था, लेकिन उसने लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उसे निकाल दिया। इसके बाद पवित्र रुखसाना से पूछता है कि देविका और द्रौपदी पेशेवर रूप से क्या करती थी, तो सिद्धार्थ बताता है कि देविका एक PORN फिल्म एक्ट्रेस थी। तब पवित्र कहता है कि इसीलिए हत्यारा उसे द्रौपदी की तरह दिखा रहा है, क्योंकि उसके कई पुरुषों के साथ संबंध थे, चाहे वो निजी जिंदगी में हो या काम की जगह पर। वही सहदेव महाभारत में त्रिकालदर्शी था और प्रकाश शर्मा भी IT का जानकार था। अब पवित्र कहता है कि उसे लगता है अगला नंबर नकुल का होगा, क्योंकि अगर महाभारत मर्डर्स हो रहे हैं तो महाप्रस्थान के पथ वाले हिस्से के हिसाब से अगला पात्र नकुल होना चाहिए। लेकिन नकुल को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि उसे पहचानने के लिए भी नकुल जैसा दिमाग चाहिए। अब हम एक नए लड़के को देखते हैं जो देविका के अपार्टमेंट के सामने खड़ा होकर फोन पर उसकी तस्वीर देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपनी कार लेकर निकलता है। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर एक आदमी पर जाती है और वो चुपचाप कहता है अब मरेगा। कुछ ही देर बाद वही आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है। तब हमें समझ में आता है कि इस लड़के के पास में भविष्य देखने की कोई अजीब सी शक्ति है। उसका नाम विपुल है। पेशे से वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो शहर से दूर एक ढाबे के पास गरीबों का इलाज करता है, वो भी बिना पैसे लिए। वहीं हमें शमसुद्दीन भी दिखाया जाता है, जिसे कुछ वक्त पहले जावेद से चुनावी पैसे लेते हुए देखा गया था। शमसुद्दीन विपुल को थोड़ा पैसा देना चाहता था, लेकिन विपुल पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इन पैसों से डिस्पेंसरी की दवाइयां खरीद लेना। इससे हमें पता चलता है कि विपुल एक बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अब हमें डॉक्टर विपुल की भविष्य देखने की क्षमता का सबूत मिलता है, जब एक मरीज उसे बताता है कि विपुल की बात सच हो गई। उसने कहा था कि उसका दामाद उसकी बेटी को वापस ले जाएगा और वैसा ही हुआ। उधर रुखसाना और सिद्धार्थ प्रकाश शर्मा की बिजनेस पार्टनर कोनिका से पूछताछ करते हैं। कोनिका पुलिस से अपने ऑफिस के लैपटॉप वापस करने की बात करती है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता पुलिस को लैपटॉप की जरूरत है। इसके बाद कोनिका उन्हें एक ब्लैंक चेक देकर चुप करवाने की कोशिश करती है। तब रुखसाना कहती है कि आप खुद पर शक क्यों दिलवा रही हैं? ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थी, आपका रिश्ता कुछ और भी था। ये सुनकर कोनिका सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि कॉलेज के टाइम से ही उसका और प्रकाश का रिश्ता था। पहले प्रकाश बहुत अलग था, बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया था और उसमें इंसानी खून पीने की अजीब सी आदत लग गई। कोनिका को मजबूरी में अपना हाथ काटकर उसे खून देना पड़ता था, लेकिन उसकी खून की प्यास इतनी बढ़ गई कि कोनिका अकेली पूरी नहीं कर पा रही थी। तब उसने विक्की पटेल से देविका को भेजने को कहा। विक्की पहले तैयार नहीं था, लेकिन प्रकाश ने उसका फोन हैक कर लिया था और देविका का नंबर निकाल लिया था। फिर देविका को बहुत पैसे ऑफर किए गए तो वो मान गई।
कुछ दिन बाद देविका के हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो तानिया ने पैसे के लालच में अपना खून देना शुरू कर दिया। इसी वजह से प्रकाश के ऑफिस में रात 10 बजे के बाद सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। तानिया कहती है कि उसने उसी रात प्रकाश को फोन किया था ताकि बता सके कि वो कुछ दिन उसके पास नहीं जा पाएगी, लेकिन प्रकाश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तानिया बार बार कहती है कि उसका इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उधर हम देखते हैं कि पवित्र बाबू और अबीरलाल की सोच बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दोनों एक ही पार्टी में होते हैं। रुखसाना और सिद्धार्थ इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई पवित्र बाबू उतने ही साफ सुथरे हैं जितना वो दिखते हैं, या वो खुद ही असली हत्यारे हैं जो सबको भ्रम में डाल रहे हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ रुखसाना को उसके घर छोड़ देता है। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे तो रुखसाना उसे अंदर आकर कपड़े बदलने और कॉफी पीने के लिए कहती है। घर पर रुखसाना का बेटा सलीम भी होता है जो सिद्धार्थ को बहुत पसंद करता है। दूसरी ओर तानिया बहुत घबराई हुई होती है। वो एक पेन ड्राइव लेकर कुछ कर रही होती है। वहीं डॉक्टर विपुल गरीब मरीजों के इलाज के लिए ढाबा इलाके की ओर निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जावेद उसका पीछा करता है और वो किसी को फोन करके इसकी खबर देता है। थोड़ी देर के बाद विपुल की गाड़ी का टायर सड़क पर पड़े कीलों से पंचर हो जाता है। वो नीचे उतरता है और तभी कोई पीछे से आकर उसके सिर पर हमला कर देता है। एक ही वार में विपुल की मौत हो जाती है। वहीं लंगड़ाकर चलने वाला आदमी जो खुद को शकुनी मानता है अब विपुल की तस्वीर पर भी निशान लगा देता है। अगले सीन में हम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पवित्र बाबू, रुखसाना और सिद्धार्थ को देखते हैं। डिपार्टमेंट के पेज पर किसी अनजान शख्स ने एक वॉइस क्लिप अपलोड की थी जिसमें कहा गया था कि वो बार बार जन्म लेकर पांडवों से बदला लेगा। आखिरी लाइन में मैं वही हूँ पवित्र की ही आवाज जैसी लग रही थी। पुलिस इस आवाज की जांच करवा ही रही होती है कि तभी फोन आता है कि अगला मर्डर पहले ही हो चुका है। वो सब जल्दी से मर्डर वाली जगह की ओर निकलते हैं। वहीं इस केस को लेकर अबीरलाल बहुत गुस्से में होता है और वो कमिश्नर को रुखसाना के खिलाफ भड़काता है। उसके कहने पर कमिश्नर रुखसाना को केस से हटा देते हैं और उसकी जगह पर ऑफिसर सुष्मिता को जांच सौंपते हैं। रुखसाना ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन वो सुष्मिता को पूरी जानकारी दे देती है। सुष्मिता उसे ताना मारती है कि क्यों पवित्र बाबू हर बार उसकी ही सिफारिश करते हैं। फिर जय बताता है कि उसने अबीरलाल का मेल हैक किया है और पता चला है कि एक समय में देविका पवित्र बाबू की पार्टी में वॉलंटियर रह चुकी थी। रुखसाना बहुत दुखी होती है, लेकिन जय से कहती है कि ये जानकारी सुष्मिता और सिद्धार्थ को भेज दे। अब हम देखते हैं कि पवित्र बाबू अबीरलाल पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि रुखसाना को केस से हटा दिया गया है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि दोनों के बीच काफी तनाव है। ऊपर से भले ही सब ठीक दिखता हो, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रुखसाना घर लौटती है तो विक्की उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसे धमकियां मिल रही हैं और वो बहुत डरा हुआ है। रुखसाना कहती है कि अब वो इस केस में नहीं है, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन विक्की कहता है कि मामला अबीरलाल से जुड़ा है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि विक्की अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ अबीरलाल आता है। वो विक्की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, यानी उसका शोषण करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अबीरलाल गे है और पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है। विक्की ने ये बात कभी भी पवित्र चटर्जी को नहीं बताई थी, क्योंकि पवित्र ने उसकी आर्थिक मदद की थी और उसी की वजह से उसकी मुलाकात देविका से हुई थी। अगले दिन सुबह तानिया अबीरलाल से मिलने निकलती है। उसे लेने के लिए जावेद आता है, लेकिन सिद्धार्थ पहले से ही तानिया पर नजर रखे होता है, इसलिए वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन रेलवे फाटक बंद होने के कारण जावेद की गाड़ी तो निकल जाती है और सिद्धार्थ वहीं फंस जाता है, इसलिए वो आगे पीछा नहीं कर पाता। सिद्धार्थ तुरंत जय को कॉल करके तानिया की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने की वजह से वो भी काम नहीं करता। इस बीच जावेद तानिया को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ वो अबीरलाल से वीडियो कॉल पर बात करता है। फिर तानिया से वो पेन ड्राइव ले लेता है और उसे पैसों से भरा एक बैग दे देता है। तानिया पैसे लेकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी जावेद अबीरलाल के इशारों पर उसे पीछे से आकर आवाज देता है। जैसे ही तानिया मुड़ती है, जावेद उसके पेट में चाकू घोंप देता है। तानिया जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ती है। फिर जावेद उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डाल देता है और फिर वो जिंदा तानिया को उसी गाड़ी में बंद करके आग लगा देता है। उस रात पवित्र चटर्जी रुखसाना के घर आता है। उसे रुखसाना से कुछ जरूरी बातें करनी थी। रुखसाना कहती है कि वो इस केस में नहीं है, लेकिन पवित्र बाबू फिर भी जिद करता है कि बस उसकी बातें सुन ले। मजबूरी में रुखसाना उसकी गाड़ी में बैठती है और दोनों निकल पड़ते हैं। गाड़ी में रुखसाना पवित्र से एक सीधा सवाल करती है, जब देविका आपकी पार्टी की वॉलंटियर थी तो आपने उसकी फोटो देखकर क्यों कहा कि आप उसे नहीं पहचानते? इस पर पवित्र बाबू जवाब देते हैं कि उनकी पार्टी में ऐसे बहुत से वॉलंटियर आते हैं और जाते हैं, सभी को याद रखना मुश्किल होता है। हो सकता है कि देविका कभी सीधे उनसे जुड़ी भी नहीं रही हो। इसके बाद पवित्र रुखसाना से एक अजीब सवाल करता है,
तुम्हें क्या लगता है, पांडव नायक थे या खलनायक? रुखसाना चौंक कर जवाब देती है, पांडव भला खलनायक कैसे हो सकते हैं? तब पवित्र कहता है, महाभारत में पांडवों ने कई बार कौरवों को धोखे से मारा, क्या वो उन्हें नायक से खलनायक नहीं बनाता? रुखसाना उसकी बातें सुनकर कहती है, आपकी बातें तो दुर्योधन जैसी लग रही हैं। पवित्र ये सुनकर हंस देता है। इसके बाद वो दोनों गंगा के किनारे जाते हैं। वहाँ रुखसाना उसे याद दिलाती है कि 1997 में बैरकपुर की जूट मिल में एक मजदूर कुसुम दास की हत्या हुई थी। उस केस में पवित्र बाबू ने एक ऐसा सबूत दिया था कि उनके ही पिता को दोषी माना गया। तभी से लोग उन्हें सत्यवादी युधिष्ठिर कहने लगे। पवित्र बताता है कि पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। उससे 1 साल बाद उनकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली और 2 साल पहले उनकी पत्नी की भी कैंसर से मौत हो गई। अब वो पूरी तरह से अकेले हैं। पवित्र कहता है कि उसके जीवन में कभी भी मानसिक शांति नहीं रही। रुखसाना को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पवित्र का पिता उसकी माँ को बहुत मारता और अपमान करता था। धीरे धीरे उसकी माँ के लिए सब सहना ही आदत बन गया था। इसके बाद पवित्र बाबू कहते हैं, अब नकुल के बाद अर्जुन की बारी है। वो बताते हैं कि अर्जुन के दोनों हाथ एक जैसे चलते थे और जब पांडवों ने अज्ञातवास के समय विराट नरेश के यहाँ पर छुपकर काम किया, तब अर्जुन ने 1 साल तक बृहन्नला बनकर एक स्त्री का रूप धारण किया था। पवित्र कहता है कि ये दोनों खूबियां विकी में भी हैं। उसके दोनों हाथ एक जैसे काम करते हैं और उसमें एक स्त्रीत्व झलकता है जो किसी से छुपा नहीं है। इसी वजह से पवित्र को लगता है कि विकी ही अर्जुन है और अगला निशाना अब वही हो सकता है। इसके तुरंत बाद सीन बदलता है। हम विकी को अपने घर का दरवाजा खोलते हुए देखते हैं। वो हंसते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने वाले को देखकर उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। अगले दिन पुलिस को उसके घर से उसकी डेड बॉडी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी हत्याएं हुई थी। दीवार पर फिर वही 2 पोस्टर्स मिलते हैं, पवित्र चटर्जी का और अर्जुन का। ट्रैंक्विलाइजर से पहले उसे बेहोश किया गया, फिर उसकी गर्दन तोड़ दी गई और सीसीटीवी फुटेज इस बार भी गायब होती है। इधर पुलिस स्टेशन में विजय सुष्मिता पर तंज कसते हुए कहता है, राजा बदल गया, फिर भी अर्जुन का रास्ता नहीं रोका जा सका। सुष्मिता अपने फोन पर रुखसाना का पुराना मैसेज देखती है, जिसमें रुखसाना ने पहले ही विकी को लेकर सावधान किया था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरी ओर अबीर लाल शमशुद्दीन को बुलाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि वो पवित्र चटर्जी के खिलाफ प्रचार करे, लेकिन शमशुद्दीन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि पवित्र चटर्जी ईश्वर के भेजे हुए इंसान हैं और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। उधर केस से हटाए जाने के बाद भी रुखसाना शांत नहीं बैठती। वो अब अपने स्तर पर चुपचाप जांच जारी रखती है। वो एक बुक स्टोर में जाती है और महाभारत से जुड़ी किताबें ढूंढने लगती है। वहीं उसे एक किताब मिलती है, दुर्योधन, जिसे हलाधर दत्त नाम के किसी लेखक ने लिखा था। जैसे ही वो किताब खोलती है तो पहले पन्ने पर वही श्लोक लिखा होता है जो पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किए गए ऑडियो क्लिप में था। रुखसाना किताब को घर ले जाती है और पढ़ना शुरू करती है। तभी उसकी नजर बुक शेल्फ में रखी मेघनाथ वध काव्य नाम की एक और किताब पर जाती है। इधर जय सिद्धार्थ को फोन करता है और बताता है कि उसने जावेद की नई सिम की लोकेशन ट्रैक कर ली है। जावेद उसी जगह पर जा रहा है जहां तानिया की हत्या हुई थी। सिद्धार्थ तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है और जैसे कहता है कि वो जावेद को हर हरकत की अपडेट देता रहे। दूसरी तरफ रुखसाना उस किताब के राइटर के पते पर पहुंचती है, लेकिन वहां एक दीन बंधु नाम की मेस मिलती है। वहां रुखसाना को पता चलता है कि दुर्योधन नाम की ये किताब सोबल दास नाम के व्यक्ति ने छपवाई थी, लेकिन ये बात कई साल पुरानी है। सोबल दास कुछ साल पहले उसी मेस में रहकर वो किताब छपवा कर कहीं गायब हो गया। जब रुखसाना मेस के आदमी से पूछती है कि वो सोबल दास दिखने में कैसा था, तो वो बताता है कि वो आदमी लंगड़ा कर चलता था। ये सुनते ही रुखसाना को शक होता है। वो तुरंत अपने जान पहचान के एक ड्राइंग आर्टिस्ट को बुलाकर सोबल दास का स्केच बनवा लेती है। उधर सिद्धार्थ उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां तानिया की जलती हुई गाड़ी में हत्या हुई थी। सिद्धार्थ देखता है कि वहां सिर्फ जावेद ही नहीं बल्कि अबीर लाल और शमशुद्दीन भी मौजूद होते हैं। तीनों आपस में कुछ गंभीर बातें कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ छुपकर वहां से उन तीनों की तस्वीरें खींच लेता है। इसी दौरान उसे वो जलती हुई गाड़ी भी दिखती है। जब वो गाड़ी के अंदर झांकता है तो उसे तानिया की ड्रेस का जला हुआ टुकड़ा मिलता है। चूंकि तानिया ने उस दिन वही कपड़े पहने थे, इसलिए सिद्धार्थ अब पक्का समझ जाता है कि तानिया को वहीं जलाकर मारा गया था। जब सिद्धार्थ वहां से निकलता है तो जावेद उसे देख लेता है। वो चुपचाप सिद्धार्थ का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुखसाना को फोन करके सब कुछ बताना ही चाहता था, लेकिन फोन की बैटरी बहुत कम होने के कारण वो कॉल नहीं कर पाता। उधर रुखसाना
रुखसाना को सौबल दास का स्केच मिल चुका होता है। स्केच देखकर उसे लगने लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि कहां। तभी वो बाहर निकलकर जय को फोन करती है और उससे मदद मांगती है। वो जय से कहती है कि अगर वो अनौपचारिक रूप से सिद्धार्थ का फोन ट्रैक कर सके तो बहुत मदद होगी। जय ये सुनकर पहले चौंक जाता है। तब रुखसाना उसे समझाती है कि वो जो भी कर रही है सिद्धार्थ की भलाई के लिए ही कर रही है। साथ ही वो जय से सिद्धार्थ के बचपन के नाटक की एक तस्वीर भी मांगती है, क्योंकि जय के पास वो फोटो पहले से है। जब जय वो फोटो भेजता है तो रुखसाना देखती है कि वो वही महाभारत का नाटक है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस फोटो में जो छोटा बच्चा अर्जुन बना था वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है, और उसके बगल में जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही सौबल दास है जिसने दुर्योधन नाम की किताब छापी थी और जिसका स्केच रुखसाना के पास है। वहीं सिद्धार्थ अपने फोन को चार्ज करने के लिए घर आता है। तभी उसके घर के सामने रुखसाना पहुंच जाती है। वो कुछ देर तक सिद्धार्थ की बचपन की तस्वीर को गौर से देखती रहती है। उसी तस्वीर में वो पहचान जाती है कि महाभारत नाटक के उस पहले सीन में जो बच्चा दुर्योधन बना था और भीम की मृत्यु देखकर जोर से हंसा था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। तस्वीर के एक कोने में रुखसाना को एक पता लिखा हुआ दिखाई देता है, कालीबाड़ी भुवनतला। उसी पते के आधार पर वो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है। वहाँ के प्रेजेंट ओसी उसे बताते हैं कि अब उस घर में कोई नहीं रहता। वो जगह अब एक क्लब हाउस बन चुकी है, लेकिन चूंकि घटना 25 साल पुरानी है इसलिए वो कुछ नहीं बता सकते। हालांकि उस समय के थाना प्रभारी प्रदीप बाबू से बात की जा सकती है। रुखसाना जब प्रदीप बाबू से फोन पर बात करती है तो वो बताते हैं कि उस समय वो घर कंकन सिंह का था। वहाँ एक नाटक मंडली की प्रैक्टिस हुआ करती थी और उन्हीं के बच्चे महाभारत पर आधारित एक नाटक में भाग ले रहे थे। तभी एक अजीब घटना घटी थी और हम फिर से वही पहले वाला सीन देखते हैं, जहाँ नाटक में भीम का किरदार निभाने वाला बच्चा अचानक मंच पर गिर जाता है और सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। लेकिन दुर्योधन बने एक बच्चे का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही होता है। रुखसाना ओसी से कहती है कि शायद वो कंकन सिंह के उस खोए हुए बेटे को जानती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ये सब किसी एक अकेले बच्चे का किया हुआ हो सकता है। तब ओसी जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि उसके पीछे कोई और भी जरूर था। और उसी समय हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दुर्योधन बने बच्चे के सामने एक और व्यक्ति खड़ा है। वो भी भीम की मौत देखकर हंस रहा होता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सौबल दास है। ओसी से सब कुछ जानने के बाद रुखसाना अपने घर लौटती है और तुरंत पवित्र बाबू को फोन करती है। वो उन्हें बताती है कि उसे दुर्योधन नाम की एक किताब मिली है जिसके लेखक का नाम हलाधर दत्त और प्रकाशक का नाम सौबल दास है। रुखसाना कहती है कि जैसे मेघनाद वध काव्य में मधुसूदन दत्त ने मेघनाद और रावण को महिमा मंडित कर दिया था, वैसे ही इस किताब में लेखक ने दुर्योधन को भी एक नायक की तरह महिमा मंडित किया है और उसके दोषों को छुपाया है। उसे शक है कि ये नाम नकली हैं। हलाधर बलराम का दूसरा नाम होता है। बलराम ने भले ही महाभारत के युद्ध में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन वो हमेशा कौरवों के पक्ष में खड़े रहे। और सौबल असल में राजा सुबल का बेटा शकुनी था, यानी सौबल नाम शकुनी का दूसरा नाम है। इस आधार पर रुखसाना समझती है कि इन हत्याओं में अकेला दुर्योधन मुख्य हत्यारा नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका मामा शकुनी भी शामिल है। यानी ये दो लोगों की प्लानिंग है, एक दुर्योधन और दूसरा उसका मार्गदर्शक शकुनी। अब फोन रखते ही कुछ ही समय बाद रुखसाना के फोन पर सिद्धार्थ की भेजी हुई तस्वीरें आती हैं, जिनमें अबीर लाल, जावेद और शमसुद्दीन एक सुनसान जगह पर खड़े होकर बातचीत करते नजर आते हैं। तस्वीरें देखकर रुखसाना को कुछ शक होता है। वो तुरंत सिद्धार्थ को कॉल करती है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी सिद्धार्थ फोन नहीं उठाता। चिंता में डूबी रुखसाना बिना देरी किए सीधा सिद्धार्थ के घर की ओर रवाना हो जाती है। रास्ते में भी रुखसाना लगातार सिद्धार्थ को कॉल करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बेचैन होकर वो तेजी से सिद्धार्थ के घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है, वैसे ही देखती है कि अंदर मोबाइल की घंटी बज रही है। आवाज की ओर जाकर जब रुखसाना कमरे में दाखिल होती है तो उसका दिल कांप उठता है। सामने सिद्धार्थ जमीन पर पड़ा है। उसके हाथ में उसका मोबाइल होता है जो चार्जिंग पर लगा होता है और स्क्रीन पर रुखसाना का नाम आ रहा होता है। लेकिन अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं होता। उसके सिर में गोली मारी गई थी और पेट में कई बार चाकू से वार किया गया था। कमरे का माहौल बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखकर रुखसाना की रूह कांप उठती है। वहीं महाभारत की महाप्रस्थान के पथ की परंपरा में नकुल अर्जुन के बाद अब भीम की बारी थी
और इस कहानी में सिद्धार्थ ही भीम था। उसकी हत्या ने ये स्पष्ट कर दिया कि हत्यारा अपने महाभारत के नक्शे कदम पर एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो अब आगे क्या होगा? क्या रुखसाना इन्हें पकड़ पाएगी या असली महाभारत की तरह यहाँ भी कोई कृष्ण सामने आएंगे? ये तो हमें इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जिसे हम कुछ ही दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे। और यकीन मानिए, आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और दिमाग हिलाने वाली है। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम मिलेंगे अगली शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।